तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञानार्जन में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम मुग़ल प्रशासन पढ़ रहे हैं और मुग़ल प्रशासन में हमने मुग़लों के अधिकारी पढ़ लिए। इसके बाद में मुग़लों के शासनकाल में धर्म की क्या व्यवस्था थी वो सब हमने देख लिया। आज हम पढ़ेंगे मुग़लों की संस्कृति और कला। संस्कृति में हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे दोस्तों। एक तो स्थापत्य कला पढ़ेंगे, एक चित्रकला पढ़ेंगे और एक संगीत पढ़ेंगे। उस टाइम में भी कौन से संगीत क्या प्रसिद्ध थे, है ना। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं मुग़ल संस्कृति और कला। अब दोस्तों मुग़ल काल में सामान्य और उच्च वर्ग था। देखो 2 भागों में मुग़ल काल में बटा हुआ था। एक तो सामान्य वर्ग के लोग थे और एक उच्च वर्ग के लोग थे। उच्च वर्ग में कौन आता था? जो शासन से संबंधित होते थे, मतलब जैसे राजा हो गया, राजाओं का परिवार हो गया और उनके जो अंडर में काम करने वाले उच्च अधिकारी हो गए, वो हो गया। और दूसरे वर्ग में आते थे सामान्य लोग। तो उच्च वर्ग में आते थे मनसबदार आ गए, जैसे जागीरदार आ गए, जमींदार आ गए और राजकीय संरक्षण प्राप्त करने वाले अधिकारी होते थे। ये हमने देख लिया। एक बात यहाँ पे मैं पिछली बार अकबर में बताना भूल गई थी, इसलिए यहाँ पे लिखा था। अकबर का जो हरम था उसमें 5,000 लगभग स्त्रियाँ होती थी। हरम वह स्थान होता था दोस्तों महल में, जहाँ पे स्त्रियों मतलब स्त्रियों का जो महल होता था वहाँ पे ज़्यादातर पुरुषों की एंट्री एक बादशाह के अलावा मतलब नहीं होती थी। तो अकबर के हरम में लगभग 5,000 स्त्रियाँ थी। उसमें कुछ उनकी रानियाँ थी, कुछ उनकी दासियाँ थी, है ना, और बाकी उनकी माँ वगैरह जो भी थी। तो इतनी थी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है 1-2 एग्जामों में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बताया है। मुगल काल को उसकी बहुमुखी संस्कृति गतिविधियों के कारण इतिहास का द्वितीय क्लासिक युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीय क्लासिक युग। प्रथम क्लासिक युग किसे कहा जाता था? ये हमने पढ़ा था कि गुप्त काल को हमारी संस्कृति का प्रथम क्लासिक युग कहा जाता है सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से, और मुगल काल को कहा जाता है द्वितीय क्लासिक युग। मुगलकालीन स्थापत्य मध्य एशिया के इस्लामी और भारतीय कला का मिश्रित रूप है। क्या है? स्थापत्य कला, इस्लामी कला और भारतीय कला, इन दोनों का मिश्रित रूप जो है वह है मुगलकालीन स्थापत्य कला। ठीक है। अब मतलब कि अब यार मतलब मुगल तो कहाँ से थे? इस्लाम से थे। और भारतीय कहाँ से थे? और ये आ गए भारत में। तो ये तो नहीं है कि ये अपने सारे कलाकार जो होंगे वो इस्लाम से वहाँ से ही लेके आए होंगे, फारस और तुर्की से, है ना। इन्होंने क्या किया? इन्होंने यहाँ वहाँ से भी ये अपने साथ कुछ कलाकार लाए थे और यहाँ के कलाकारों को भी संरक्षण दिया। तो वहाँ के और यहाँ के कलाकारों का जो मिश्रण हो गया, तो उससे एक नई स्थापत्य कला शैलियों का जो विकास हुआ था वही मुगल काल में अपनाई जाती थी। मुगलकालीन स्थापत्य की मुख्य विशेषता संगमरमर के पत्थरों पर हीरे जवाहरात की गई जड़ावट है, जिसे पित्रादूरा कला कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों पित्रादूरा कला। पित्रादूरा कला मुगल काल के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इसमें क्या होता था कि जो दीवार होती थी, तो संगमरमर की दीवार बनाई जाती थी, मतलब संगमरमर के जैसा हमने ताजमहल देखा है वैसा बनाया जाता था। और संगमरमर के पत्थर पर दोस्तों हीरे और जवाहरात लगाकर, है ना, सजावट की जाती थी। बहुत ही सुंदर सजावट होती थी। जैसे दिल्ली के आप लाल किले में देखोगे छत पर जो सजावट की हुई है, इतनी अच्छी सजावट होती थी कि उसका मुकाबला विश्व में कहीं भी नहीं है, है ना। तो इससे क्या कहते थे? पित्रादूरा कला के संगमरमर के ऊपर हीरे और जवाहरात से जो जड़ावट की जाती थी उसे पित्रादूरा कला कहते थे। ठीक है। ये तो हमने देख लिया कि मुगल काल में विशेषता क्या थी। अब हम ये देख लेते हैं कि एक एक जो शासक है, जो महत्वपूर्ण हमने 7-8 शासक पढ़े हैं, उनके काल में क्या क्या स्थापत्य करवाया गया, है ना। वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मुग़ल प्रशासन अपना पहले से बहुत डीप हो चुका है। इतना ज़्यादा रेट में नहीं आता है, लेकिन मैं इसलिए लेकर चल रही हूँ कि रेट के अलावा आप आरपीएससी की कोई भी एग्ज़ाम दे हो तो उसमें ये हेल्प करे। हमारा नाम सिर्फ रेट के लिए है, लेकिन हम सिलेबस को मतलब जो हम पढ़ रहे हैं उससे बाहर कुछ भी नहीं आना चाहिए बस, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा वाइड तरीके से पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन जो हम पढ़ेंगे उसका कंसेप्ट हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर होगा। तो सबसे पहले देखते हैं हुमायूं। हुमायूं ने सबसे पहले तो दीनपनाह नगर की स्थापना की थी। इसके अलावा हुमायूं का मकबरा बनवाया गया था चारबाग पद्धति में। ठीक है। इस मकबरे को बनवाया किसने था? इस मकबरे को 1565 में हुमायूं की विधवा हाजी बेगम द्वारा दोहरी गुंबद का पहला मकबरा बनाया गया था और संगमरमर से निर्मित था और ताजमहल का पूर्वगामी था। दोस्तों बाबर के काल में इतना विकास नहीं हुआ था, इसलिए हुमायूं से स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले तो हुमायूं ने खुद ने बसा दिया था दीनपनाह नगर। ठीक है। इसके अलावा हुमायूं के शासनकाल में ही हुमायूं का जो मकबरा बनाया गया था वो किसने बनाया था? सबसे पहली बात तो हुमायूं की जो विधवा थी, मतलब उनकी बीवी थी हाजी बेगम, उन्होंने बनवाया था, है ना। मकबरा दोहरी गुंबद वाला मकबरा है, मतलब एक गुंबद और ये दूसरी गुंबद, मतलब सॉरी
ऐसे नहीं होती है, नीचे की गुंबद बड़ी होती है और ऊपर की गुंबद ऐसे छोटी होती है ऐसे। तो दोहरी गुंबद वाला मकबरा बनाया गया था पहला, है ना। और पहला संगमरमर से निर्मित इमारत, मुगल काल की पहली संगमरमर से निर्मित इमारत थी क्या, हुमायूं का मकबरा, है ना। तो इसलिए इसे ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है, क्योंकि पहले हुमायूं का मकबरा बन गया, फिर वही संगमरमर का यूज़ करके ताजमहल बनाया गया था, तो इसे क्या मान लिया गया, ताजमहल का पूर्वगामी। और एक और चीज़ है, ये चार बाग पद्धति में बनाया गया है। जो हम ताजमहल में देखते हैं दोस्तों कि ऐसे तो ताजमहल बना हुआ है और यहाँ पे बाग, यहाँ पे बाग, यहाँ पे बाग और यहाँ पे बाग, चौकोर बाग लगाए गए हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं चार बाग पद्धति। तो इस चार बाग पद्धति का इस्तेमाल भी सबसे पहले हुमायूं के मकबरे में किया गया था। ठीक है। अब हुमायूं की मृत्यु के बाद में शेरशाह सूरी का शासनकाल आया था, है ना, 15-16 वर्षों तक। वो हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन उनके काल के दो इमारतें महत्वपूर्ण, पता नहीं है, एग्जाम में पूछ ले, कई बार आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन दे देते हैं। तो शेरशाह सूरी ने बनाया था किला ए कोहना, है ना। यह एक मस्जिद थी जो दिल्ली में है ना। तो इसका नाम क्या है, किला ए कोहना। और दूसरा सासाराम का मकबरा बिहार में, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सासाराम का मकबरा बहुतों एग्जामों में पूछा गया है। सासाराम का मकबरा और एक है किला ए कोहना मस्जिद, ठीक है, दिल्ली में। सासाराम का मकबरा कहाँ है, बिहार में। इसके अलावा दोस्तों है अकबर। अकबर के काल में दोस्तों संगमरमर का प्रयोग तो कम हुआ और लाल बलुआ पत्थर की इमारतें ज़्यादा बनी थी, है ना। तो लाल बलुआ पत्थर की इमारतें ज़्यादा बनी थी। अकबर के काल में क्या बनाया गया था, 1565 से 73 तक तो आगरा का किला बनाया गया था। आगरा का किला दोस्तों देखने में, मैंने तो पर्सनली देखा है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत सुंदर नहीं बोल सकते अपन। जैसे नॉर्मल हमारे जो जयपुर वाले आमेर और जयगढ़ और ये भानगढ़, मतलब भानगढ़ नहीं, आमेर जयगढ़ वगैरह है, ये ज़्यादा मतलब बेटर अपन बोल सकते हैं। लेकिन मजबूत किला जिसे अगर अपन बोलेंगे तो वो है आगरा का किला। फतेहपुर सीकरी 1570-71 में इसे आगे चलकर राजधानी भी घोषित किया था। फतेहपुर सीकरी देखने लायक है, मतलब इतनी मेंटेनेंस उसकी नहीं होती है, लेकिन फतेहपुर सीकरी में अगर हम जाएंगे तो यूँ लगेगा कि जैसे हम सच में मुगल काल में आ गए हो। एक एक चीज़ अकबर मतलब ऐसे वहाँ पे पुनर्जीवित होता है। तो एक बार आप अपनी लाइफ में फतेहपुर सीकरी ज़रूर जाइएगा, जिसका अकबर में इंटरेस्ट है, पुरानी इमारत देखने में इंटरेस्ट है। ठीक है। अब फतेहपुर सीकरी को दोस्तों याद रखना है, फतेहपुर सीकरी को अकबर ने अपनी राजधानी भी घोषित किया था। फतेहपुर सीकरी में दीवाने आम, दीवाने खास, जोधाबाई महल, जामा मस्जिद, है ना, ये बहुत सारी चीज़ें फतेहपुर सीकरी में है। क्या, दीवाने आम बनाया गया है, दीवाने खास बनाया गया है, जोधाबाई का महल बहुत सुंदर है, जोधाबाई का महल। और जोधाबाई के महल की एक इस तरह से उसमें यही पत्थर की दोस्तों ऐसे खिड़की दीवार के नीचे बनाई गई है जिसमें ऑटोमेटिक हवा आती है। मतलब ऐसे लगता है कि इसके नीचे कोई कूलर वगैरह लगा रखा हो। मतलब उस काल के स्थापत्य का बेजोड़ नमूना आप देख सकते हैं फतेहपुर सीकरी में, अकबर के काल का, है ना। तो हर चीज़ वहाँ पे देखने लायक है। इसके अलावा जामा मस्जिद भी बहुत अच्छी है। फर्ग्यूसन ने पत्थर में रूमानी कथा कहा है किसको, जामा मस्जिद को, कि पत्थर में रूमानी कथा जैसे पिरोदी गई हो, कही गई हो, वैसी है जामा मस्जिद। इसके अलावा बुलंद दरवाज़ा अद्वितीय है, बहुत ही सुंदर है बुलंद दरवाज़ा। और बुलंद दरवाज़ा बनवाया क्यों था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था अकबर ने, है ना। तो ये सारी चीज़ें कहाँ हैं, ये सारी चीज़ें फतेहपुर सीकरी में ही है। 1585 में लाहौर का किला बनाया था। अब देखो दोस्तों, पहले तो ये आगरा में रहता था, फतेहपुर सीकरी को राजधानी बना लिया था 1571 के आसपास में। लेकिन लास्ट में अकबर का इंटरेस्ट हो गया था काबुल की तरफ, है ना। और वो फिर मतलब लाहौर में उधर चला गया था। लास्ट में उनकी मृत्यु भी उधर ही हुई थी। तो फिर आगे चलकर 1585 में उन्होंने लाहौर में किला बनाया था। एक उन्होंने इलाहाबाद में भी किला बनाया था जो 40 स्तंभों का किला कहा जाता है। अबुल फजल जो अकबर के दरबारी थे, उन्होंने अकबर के विषय में लिखा है कि उसने आलीशान इमारतों की योजना बनाई तथा उस अपने मस्तिष्क और हृदय की रचना को पत्थर और मिट्टी की पोशाक पहनाई। मतलब आलीशान इमारतों की योजना बनाई सबसे पहले तो, और अपने मस्तिष्क में और हृदय में जो वो रचना बुनता था, मतलब जो वो कल्पना करते थे, उसे पत्थर और मिट्टी की पोशाक पहना दी, मतलब पत्थरों और मिट्टी से उसे बनवा दिया। इसके अलावा अकबर के काल की मरियम महल, बीरबल महल, खास महल आदि इमारतें भी फेमस है। तो हमने देखा दोस्तों, आगरा का किला हो गया, फतेहपुर सीकरी हो गया, इलाहाबाद का किला हो गया, लाहौर का किला हो गया, इनमें कुछ भी संगमरमर से निर्मित नहीं है, ये सभी लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि अकबर के काल में संगमरमर का प्रयोग नहीं हुआ था, लेकिन अकबर से पहले संगमरमर का प्रयोग हो गया था। किसने किया था, अकबर से पहले हुमायूं का मकबरा बनवाया था उनकी बीवी ने, तो वो संगमरमर का बना था। लेकिन अकबर ने संगमरमर का उपयोग नहीं किया, क्योंकि संगमरमर की इमारतें बहुत महंगी बनती थी।
फिर आगे चलकर शाहजहाँ ने संगमरमर का बेजोड़ नमूना हमारे सामने प्रस्तुत किया था, जो आज विश्व का 7वें आश्चर्य के रूप में जाना जाता है। अकबर के बाद में उनके पुत्र आएंगे जहांगीर। जहांगीर ने वास्तुकला की अपेक्षा चित्रकला को अधिक प्राश्रय दिया। जो दोस्तों पर्टिकुलर जहांगीर की रुचि है ना, चित्रकला में ज़्यादा थी, वास्तुकला में इनकी कम थी। फलस्वरूप उनके समय में बहुत ही कम इमारतों का निर्माण हुआ, क्योंकि वो चित्रकारों को ज़्यादा आश्रय देते थे। 1613 में उन्होंने अकबर का मकबरा बनाया, और यह 5 मंजिला पिरामिड आकार का बना हुआ है। मतलब इसमें 5 मंजिल के पिरामिड बने हुए हैं। इसके अलावा यहाँ इस समय का ये फेमस है दोस्तों, एतमादुद्दौला का मकबरा है ना। यह सफ़ेद संगमरमर का बेदाग ऐसा पहला मकबरा है जिसमें संगमरमर का प्रयोग किया गया है, और अलंकरण हेतु पित्रादूरा कला का इसमें उपयोग किया गया है। सबसे पहले पित्रादूरा कला, संगमरमर का मकबरा तो हुमायूं का भी बन गया था, लेकिन पित्रादूरा कला सबसे पहले एतमादुद्दौला के मकबरे में यूज़ की गई थी। इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पित्रादूरा कला, है ना, मुगल काल में। और सबसे पहले कहाँ यूज़ की गई थी? ये की गई थी एतमादुद्दौला के मकबरे में, है ना। तो एतमादुद्दौला का मकबरा भी सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ ऐसा पहला मकबरा है जिसमें संगमरमर का प्रयोग हुआ। और अलंकरण हेतु पित्रादूरा कला मतलब संगमरमर में हीरे और जवाहरातों की जड़ाई करके, है ना, कलाकारी करना क्या कहलाता है? पित्रादूरा। अब्दुल रहीम खानखाना का मकबरा भी जहांगीर ने बनवाया था, और कश्मीर में शालीमार बाग की स्थापना भी जहांगीर ने करवाई थी। तो जहांगीर के काल का ये फेमस है, इसके अलावा कुछ भी फेमस इनका नहीं है। शाहजहाँ को दोस्तों वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण करवाया था, और उसी ताजमहल के कारण विश्व में हम एक स्थापत्य के रूप में अलग से भारत का नाम हुआ है। तो स्थापत्य कला में, वास्तुकला में शाहजहाँ का स्वर्ण युग कहा जाता है, शाहजहाँ का काल। ताजमहल सबसे पहले विश्व का 7वां आश्चर्य। इसके अलावा जो आगरा का किला अकबर ने बनवाया था, उसके अंदर दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद बनवाई इन्होंने, ठीक है। इसके अलावा आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे राजधानी शाहजहानाबाद का निर्माण इन्होंने करवाया था। यमुना नदी के किनारे राजधानी बनवाई, उसका नाम क्या निकाला? शाहजहानाबाद। प्रारंभ में इसी समय मुगल राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, है ना। मतलब इन्होंने पहले आगरा राजधानी हुआ करती थी, लेकिन इन्होंने यमुना के किनारे इस नगर को बसाया, और फिर क्या किया कि मुगलों की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर ली। दिल्ली में इन्होंने दोस्तों लाल किले का, अब मुगल दिल्ली चले गए शाहजहाँ के टाइम में, है ना। तो दिल्ली में विकास करेंगे, इससे पहले कहाँ कर रहे थे? आगरा में कर रहे थे, फतेहपुर सीकरी वगैरह, है ना। अब दिल्ली की तरफ मुड़ गए। दिल्ली में लाल किला बेहद बहुत सुंदर इमारत है लाल किला। तो लाल किले का निर्माण इन्होंने करवाया था, और मतलब हमारे दिल्ली का गौरव हम इसे बोल सकते हैं। और हमीद अहमद नामक उस्ताद, मतलब जो बनाने वाले थे, कारीगर थे, उन्होंने लाल किले का निर्माण किया था। लाल किले में दोस्तों हर एक चीज़ देखने वाली है। दीवाने आम में रखा तख्ते ताउस प्रसिद्ध है। तख्ते ताउस दोस्तों मतलब उनका सिंहासन हुआ करता था शाहजहाँ का, जो आज भी वहाँ के दीवाने आम में रखा गया है। अद्वितीय सिंहासन हम जिसे बोल सकते हैं, वो तख्ते ताउस है। लाल किले में दीवाने खास में एक विशेषता चांदी की छत, और उस पर सोने या संगमरमर का बहुमूल्य पत्थर की सजावट की गई है। मतलब वो ही पित्रादूरा कला कर दी गई है। वैसे तो ऊपर जो बनाया गया है, देखो चांदी की तो छत बनाई गई है जो दीवाने आम है ना। और इसके अलावा संगमरमर और बहुमूल्य पत्थर से उस पर सजावट की गई है। ऐसे छोटे छोटे कांच कांच से लगाए गए हैं। बहुत ही सुंदर छत है। मतलब अगर हम छत की तरफ देखेंगे तो देखते रह जाएंगे, इतनी सुंदर छत है। दीवाने खास और दीवाने आम जो वहाँ पे है उसकी, उस पर खुदे अभिलेख, एक मिनट, उस पर खुदे अभिलेख को उसकी छत चरितार्थ करती है। मतलब उसको चरितार्थ करता है एक अभिलेख। मतलब लाल किले में 2 पंक्तियां लिखी गई है, अगर फिरदौस वर रूबी जमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त। बहुत सुंदर लाइन्स है दोस्तों। अगर आप कभी मतलब इनका समझते हो, ये लिखी थी अमीर खुसरो ने, है ना। अमीर खुसरो उस टाइम के एक महान लेखक हम लोग बोल सकते हैं। तो अमीर खुसरो ने उस टाइम पे लिखी थी, अगर फिरदौस वर रूबी जमी अस्त हमें अस्त हमें अस्त हमें अस्त। इसका मतलब है कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। मतलब हिंदुस्तान से बेटर जगह दुनिया में कोई नहीं हो सकती। तो अगर फिरदौस वर रूबी जमी अस्त, मतलब अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है।
ये लाइंस आप याद भी रख सकते हैं। ऐसे वगैरह कभी लिख रहे हो हिंदुस्तान की संस्कृति के बारे में या हिंदुस्तान के बारे में, हमारी एकता अखंडता के बारे में, है ना, कुछ भी कहीं भी अगर इंडिया के बारे में लिखना हो तो इस लाइन को आप ऐड कर सकते हो। जैसे आप आरएस का पेपर दे रहे हो, मेंस का, ऐसी चीज़ें। इवन मैंने तो दोस्तों हमारे इंग्लिश में जो ऐसे पूछा जाता है वो भी यूनिटी वाइज ही ऐसे ही कुछ था, तो उसमें भी मैंने ये हिंदी की लाइंस अप्लाई करी थी। तो ऐसा नहीं है कि आप अपना ज्ञान किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, कि आप ये लाइंस के लिए कोई विशेष क्षेत्र ढूंढोगे, कोई पल्लवन मिल जाता आपको, है ना, तो वहाँ भी ये आप लिख सकते हो। कोई इंग्लिश में भी आपको जो पल्लवन मिलता है उनमें भी आप लिख सकते हो, है ना। तो आप हर चीज़ में कहीं भी अपना ज्ञान ऐड कर सकते हो, जिससे ना सामने वाले को ये लगे कि हाँ सच में बच्चा टैलेंटेड है। तो अगर आप आरएएस की तैयारी कर रहे हो, इसलिए बोल रही हूँ, रीट वाले बच्चों को तो ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी ज़रूरत पड़ेगी अगर आप कहीं पे कोई भाषण दे रहे हो, कहीं पे कुछ मतलब किसी चीज़ की एंकरिंग कर रहे हो, तो ऐसी कुछ लाइंस आपको याद होनी चाहिए कि जिससे सामने वाले पे आपका अलग इम्प्रेशन पड़े। तो इस लाइन को आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। आपके जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ। अगर फिरदौस बर रूह ज़मी अस्त हमी अस्त ज़मीन अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त, अमीर खुसरो ने लिखी थी। लाल किले की दीवारों पे आज भी ये लिखी गई है कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। ताजमहल। ताजमहल मुमताज़ महल का मकबरा था दोस्तों। मुमताज़ महल शाहजहाँ की प्रिय बीवी थी और उनकी मृत्यु के पश्चात में ताजमहल ने शाहजहाँ ने यह महल उनकी कब्र के ऊपर बनवाया था। 22 वर्षों में बना था और 9 करोड़ रुपए की लागत से यह बनाया गया था। उस वक्त दोस्तों 9 करोड़ रुपए उसमें खर्च किए गए थे। आज के तो ये हमारे लगभग 1000 करोड़ जितने शायद हो सकते हैं, 9 करोड़ रुपए, है ना। स्थापत्यकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। याद रखना है, ताजमहल का स्थापत्यकार है तो पूछा जा सकता है, जा सकता नहीं है, पूछा गया है बहुतों बार, उस्ताद अहमद लाहौरी। और इसे फिर शाहजहां ने किसकी उपाधि दी थी? नादिर उल अंसार की उपाधि यहाँ पे उसको दी गई थी ताजमहल बनाने के बाद में। नादिर उल अंसार है दोस्तों, यहाँ पे असरार गलती से लिख दिया। नादिर उल अंसार की उपाधि दी गई। तो ताजमहल मुमताज महल की याद में बनाया गया था। 22 वर्षों में 9 करोड़ की लागत से बना, 22 वर्षों में बना, 9 करोड़ की खर्च आया। उस्ताद अहमद लाहौरी बनाने वाला था और नादिर उल अंसार की उपाधि उस्ताद अहमद लाहौरी को आगे दी गई थी। और इसका जो उस्ताद अहमद लाहौरी तो मतलब स्थापत्यकार दोस्तों ऐसे बोल सकते हैं जैसे इंजीनियर नहीं होता कि पहले खाका तैयार कर देता है ना, उसी की देखरेख में होता है। जो प्रधान मिस्त्री था, जो कारीगर इसको बना रहे थे, उसमें सबसे प्रधान जो मिस्त्री था वो कौन था? उस्ताद ईसा। ये नहीं पूछा जाएगा, उस्ताद अहमद लाहौरी ही आपसे पूछा जाएगा। हावेल ने ताजमहल के लिए लिखा था कि यह एक महान आदर्श विचार है जो स्थापत्य कला से नहीं बल्कि मूर्ति कला से संबंधित है। मतलब स्थापत्य कला इतनी सुंदर हो ही नहीं सकती, मूर्ति कला जितना, मुझे जैसे मूर्ति की एक एक चीज़ के बारे में मूर्तिकार इतने ध्यान से उसे उकेरता है, वैसा ही ताजमहल है। लेनपूल ने कहा है, ताजमहल संगमरमर के रूप में वह स्वप्न है जिसकी योजना ईश्वर ने तैयार की और निर्माण उसका किया स्वर्णकारों ने। ठीक है, तो ताजमहल संगमरमर के रूप में क्या है? एक स्वप्ना है, मतलब एक सपने जैसी संगमरमर की बनी हुई इमारत है जिसकी योजना ईश्वर के अलावा कोई और तैयार ही नहीं कर सकता। और इसका निर्माण करने वाले कारीगर नहीं थे दोस्तों, स्वर्णकार। उन्होंने कहा है कि स्वर्णकार जैसे लोग थे वो, जिन्होंने हर इतनी बारीकी से इसको इतना सुंदर बनाया है कि जैसे एक छोटी सी चीज़ होती है सोने की, जैसे मान लो रिंग होती है, तो रिंग के लिए कितनी छोटी छोटी डिज़ाइन बनानी पड़ती है ना, और उसको बनाया जाता है इतनी मेहनत के बाद में। तो ये वही चीज़ कह रहे हैं कि एक एक छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रख के बनाया गया, तो वो कारीगर नहीं हो सकते, वो स्वर्णकार है। और यह एक सपने जैसा है। कुछ कुछ कभी कभी फेमस चीज़ों के बारे में कुछ लाइंस लिख दी जाती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दी। अब है औरंगजेब। दिल्ली के लाल औरंगजेब को दोस्तों ना मूर्ति कला में इंटरेस्ट था, ना चित्रकला में, ना स्थापत्य में, ना संगीत में, किसी भी चीज़ में उनको इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने इमारतें भी जब बनवाई जब उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, है ना, बाकी उनका किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था। तो इन चीज़ों में उन्होंने कुछ भी योगदान नहीं दिया है। दिल्ली के लाल किले में उन्होंने मोती मस्जिद बनवाई और लाहौर में उन्होंने बादशाही मस्जिद बनवाई, है ना। ये दो ठीक है। बीबी का मकबरा बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि औरंगजेब के काल के सबसे महत्वपूर्ण इमारत यही है, बीबी का मकबरा। बहुतों बार पूछा जाता है। तो अपनी प्रिय पत्नी राबिया दुरानी की याद में, दोस्तों उनकी एक ही पत्नी थी जो वहाँ हमने
औरंगजेब की पत्नी का नाम पढ़ा है, कोई बानो बेगम कुछ पढ़ा था पिछले लेक्चर में, तो उन्हीं का दूसरा नाम राबिया दुरानी है। उन्हीं की याद में यह मकबरा, एक ही बीवी थी तो उनकी जब मृत्यु हो गई थी उनकी याद में उन्होंने यह बीवी का मकबरा बनाया था। इसे ताजमहल की घटिया नकल और दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है, जो औरंगाबाद में स्थित है। तो सबसे पहले तो बीवी का मकबरा स्थित कहाँ है, तो बीवी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में, है ना। और किस इमारत को ताजमहल की भोंडी नकल या फिर घटिया नकल कहा जाता है, और किस इमारत को दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है, तो बीबी के मकबरे को ही दक्षिण का ताजमहल और भोंडी इमारत ताजमहल की भोंडी नकल इसे कह सकते हैं, क्योंकि वैसे ही कुछ कुछ संगमरमर का उपयोग करके ये बनाई गई है। तो इसके अलावा दोस्तों है, आगे हम पढ़ेंगे चित्रकला और उसके बाद में हम पढ़ेंगे संगीत कला और फिर है थोड़ा सा साहित्य। तो वो हम आज नहीं पढ़ेंगे, लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता है, अपलोडिंग में प्रॉब्लम आती है क्योंकि लॉकडाउन में सब लोग शहरों की जगह गाँव में फंसे हुए हैं, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, तो इतना ज़्यादा अपलोड नहीं हो पाता है जब लंबा वीडियो बन जाता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम अगले चैप्टर में कवर कर लेंगे और यहाँ पे फिर हमारा मुगल प्रशासन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।